तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। बायोमोलिक्यूल्स में कैसे स्टार्ट होता है पहले सुनो। क्या होता है, बहुत सारे लोग पहले तो ये गलत लोगों, कुछ लोगों में या बहुत सारे लोगों में ये गलत कंसेप्ट होता है कि कहते हैं कि सेल लिविंग का सबसे छोटा यूनिट है और एटम नॉन लिविंग का सबसे छोटा यूनिट है, जो कि टोटली 100% सही नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना गया है कि कहते हैं कि एटम नॉन लिविंग का यानी कि निर्जीव का सबसे छोटा यूनिट है और सेल लिविंग का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, सेल के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा मोड़ा सही भी है, लेकिन एटम के बारे में पूरा गंदा कंसेप्ट है। देखो, जब सेल है, मैंने बोला कि ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बायोमोलिक्यूल्स, क्या पढ़ने वाले हैं, इसको मैं तुमको एक हायरार्की से समझाता हूँ, एक ऑर्डर से समझाता हूँ, सीक्वेंस से। ये इंपॉर्टेंट है। देखो सीक्वेंस क्या है। देखो, तुम लोग जब छोटे क्लास में पढ़े होगे कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, वो कैसे बनते हैं। उनका सबसे छोटा यूनिट जो होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, जिसको उत्तक बोलते हो। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, जिसको अंग बोलते हो। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, पूरे जीव को बनाते हैं। इतना समझ आ गया। अब ये जो लोग कहते हैं कि एटम जो है वो नॉन लिविंग का सबसे छोटा यूनिट है, ये गलत बात है। एटम लिविंग के अंदर भी पाया जाता है और नॉन लिविंग के अंदर भी पाया जाता है। कैसे, देखो दिखाता हूँ। क्योंकि एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, अणु, सुनते हो ना। देखो, जो सेल होते हैं ना, सेल से भी, सेल के अंदर भी तुम जाओगे तो सुने होगे तुम लोग, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सुनो ना, गोल्जी बॉडी, ईआर जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सुनो ना, ये सभी सेल के ऑर्गेनेली है। इसको बोलते हैं सेल के ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं इसको, कोशिकांग हिंदी में बोलते हैं। जैसे बॉडी का अंग को बॉडी अंग बोलते हो ना, अरे बॉडी के अंग को बोलते हो ना कि ये हमारा ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, उसी तरह सेल के ऑर्गन को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ओके, तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होता है, यानी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाते हैं ना। और जो सेल के ऑर्गेनेली होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल क्या होता है समझाएंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, लिपिड्स, ये सब है। तो बायोमोलिक्यूल है ये। अब बायोमोलिक्यूल समझो कि बायोमोलिक्यूल है तो जरूर एटम का मिलकर बना होगा। तो ओवरऑल देखो तो बायोमोलिक्यूल में एटम तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एटम तो है ही। तो ये गलत बात है कि नॉन लिविंग में एटम होता है, लिविंग में एटम नहीं होता है, गलत बात है। एटम लिविंग में भी है और नॉन, ये चीजें गलत फहमी पहले दूर होनी चाहिए। हो गया दूर। अब चलो सर, ठीक है, सबसे पहली बात कि सर ये बायो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स समझो, नाम को अगर तोड़ोगे, देखो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसके नाम को देखो जरूर, क्योंकि नाम में बहुत कुछ छिपा होता है। तो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। बायो मतलब क्या, लिविंग चीज के बारे में, लाइफ, ओके, लाइफ। मॉलिक्यूल्स, लाइफ बनाने वाले मॉलिक्यूल, माने जिन भी चीज में लाइफ है, लिविंग है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं, ठीक है। जितने भी लाइफ है, जैसे हम लोग का बॉडी, हम लोग क्या एक ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है हमारे पास, तो लाइफ है तो हम, हमारे अंदर ये मॉलिक्यूल पाए ही जाएंगे। ओके, अब ये बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन होते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाउंड इन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस बोलते हैं, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ओके, उसका ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी चलेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो होना जरूरी है। माने कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पहली बात तो दिमाग में, जैसे ग्लूकोज का नाम सुना है, वो बायोमोलिक्यूल है, लेकिन तुम जानते हो C6H12O6, वो तुम्हारा क्या है, बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन का जो भी चीज कार्बन का बना हुआ है उसको क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ है एक्सेप्शन, वो और केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है। कार्बन तो उसमें होना लाजमी है, हाइड्रोजन होना लाजमी है, उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, क्लियर। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया, या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग टिश्यू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स इसी को कहते हैं, माने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को, कौन मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कार्बन के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ओके। अब ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो बायोमोलिक्यूल क्या करता है, बायोमोलिक्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स प्ले अ वाइटल रोल्स, माने वाइटल इंपॉर्टेंट रोल्स इन द स्ट्रक्चर माने बॉडी बनाने में,
उसके काम करने में, फंक्शन करने में और रेगुलेट करने में, माने कि भाई मेंटेन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन करने में, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे सांस लेना हुआ, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, सारे प्रोसेस में इसका कहीं ना कहीं योगदान है बायोमोलिक्यूल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ओके, स्ट्रक्चर में, किसमें, फंक्शन में और रेगुलेशन में। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करने में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ओके। बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारे शरीर में क्यों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सभी को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय अभिक्रिया या उपचय अभिक्रिया जो बोल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर करने में, एनर्जी स्टोर, ओके। जेनेटिक इंफॉर्मेशन सुनो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी इसका रोल है, ओके। एंजाइमेटिक फंक्शन में, जानते हो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें एंजाइम बहुत अहम रोल करता है, तो एंजाइम भी खुद एक प्रोटीन है, प्रोटीन खुद क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, वहां पे भी काम आता है। बायोमोलिक्यूल्स आर mainly composed of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर एंड फास्फोरस। इसको याद रखना, कौन एसपी, कौन एसपी क्या बोलोगे? हाँ, कौन एसपी बोल दो या कौन एसपी बोलो। तुम्हारे शहर का कौन है एसपी, तो बोलो कौन एसपी, CHON-SP, ठीक है। मैंने कहते हैं कि सेल के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है ये कौन एसपी, कौन एसपी, CHON-SP। मैंने कहते हैं ओवरऑल जितना भी सेल का कंपोजिशन, इसके अलावा भी एलिमेंट पाए जाते हैं, ओके, इसके अलावा भी एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन 99% सेल का जो कंपोजिशन है वो बना हुआ है इसी से, कौन एसपी से, CHON-SP। एग्जाम में पूछे बताओ कि सबसे ज्यादा माने 99% बनाने वाला एलिमेंट कौन है, तो बोलो कौन एसपी, ओके। और उसमें भी कौन पहला वाला जो CHON वो सबसे ज्यादा, ओके, कौन, ठीक है, याद होना चाहिए, कौन एसपी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट केमिकल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बायोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन सेल्स, सेल में पाया जाता है, टिश्यू में पाया जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक चीज समझना है सर कि चलिए ठीक है, आपका पास सर ये सब एग्जांपल है बायोमोलिक्यूल का, चलो इसको देखते हैं पहले आगे। चलो अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो, ध्यान दोगे, अरे ध्यान दोगे, चलो ध्यान दोगे, मैं एक चीज बताने वाला हूं तुम लोग को। कहां चला गया, हाँ, दो ठो, चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं पूरा को, ठीक है। देखो एक टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग अब यहां पर से, सर ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या टिश्यू में, है ना, टिश्यू बोलो या सेल बोलो, ठीक है, क्योंकि टिश्यू भी सेल से बना होता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस टेस्ट। कौन टेस्ट, चलिए बताओ, मैं इसको ड्रॉप करके समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल ये उठता है सर कि कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल्स किसी लिविंग सेल के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर पाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल, ओके। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस टेस्ट, ठीक है। अब पता है कि सेल के अंदर ये बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पाए जाते हैं वो चेक करना है, तो उसके लिए केमिकल एनालिसिस होता है, ये याद रखना, किसके लिए, तो बायोमोलिक्यूल को जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। इसके लिए आपको एक टिश्यू सैंपल लेना पड़ेगा, टिश्यू सैंपल जैसे टिश्यू सैंपल समझे, जैसे या तो इंसानों के शरीर का कोई टिश्यू पे सैंपल ले लो, जैसे लीवर लिया था, लीवर जैसे लैब इसमें रहता है, मेडिकल सेंटर पे रहता है, ठीक है, तो लीवर का पीस ले लो, ओके, उस पर भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। या कोई प्लांट का कोई लीफ ले लो, लीफ, ठीक है, अरे समझे, प्लांट का लीफ ले लो, या अपने शरीर का एक छोटा सा चमड़ा स्किन उखाड़ के ले लो, स्किन में भी सेल हुई होगा, गारंटी है। तो मैंने अब फिर कोई माइक्रोब्स ले लो, कोई माइक्रोब्स ले लो, कोई माइक्रोब, ठीक है, अरे समझे, कोई माइक्रोब्स ले लो, उसमें भी तुमको देखने को मिलेगा। तो हमको कोई एक सेल को पकड़ना है, ओके, कोई भी, तो जनरली जो है लैब वगैरह में इजिली अवेलेबल होता है लीवर, पीस ऑफ लीवर या प्लांट का लीफ का पीस उठा लो, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब उस पर हमको चेक करना है, वेजिटेबल जो बोलो कोई दिक्कत नहीं है।
तो कोई भी प्लांट का ये या तो पार्ट उठा लो या लिवर पीस उठा लो, ओके, और उसको हमको एनालिसिस करना है कि उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, टेस्ट करना है, केमिकल एनालिसिस करना है, ठीक है। याद रखना है केमिकल एनालिसिस किस लिए किया जाता है? बायोमोलिक्यूल को टेस्ट करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब एक लिविंग सेल के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनके बारे में टेस्ट है ये एक तरह का, ठीक है। चलो आ जाओ। तो क्या करते हैं इसके अंदर, कोई टिश्यू सैंपल ले लेंगे, कोई बोलो, कोई भी टिश्यू सैंपल, ये मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पर, अच्छा से आगे लिखा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टिश्यू ले लेंगे, कोई टिश्यू सैंपल, कोई भी टिश्यू सैंपल ले लेंगे। ये टिश्यू सैंपल कहाँ से कैसे लोगे बताओ, जल्दी बताओ। या तो ये एक पीस ऑफ लीवर ले लेंगे, या कोई प्लांट का लीफ ले लेंगे, या वेजिटेबल कोई ले लेंगे, समझे बात को। तो कोई पीस टिश्यू सैंपल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा का लेंगे, ओके। उसको क्या करना है, इसको स्टडी करना है, क्या करना है, स्टडी करना कि मॉलिक्यूल सब कौन कौन मॉलिक्यूल सब है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चटनी बनाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, चटनी बनाना पड़ेगा। अब तुम बताओ घर में अगर चटनी बनाते, जैसे अभी आम का टाइम था, आम का भी समय गुजरा है, कच्चा कच्चा आम का, ओके, तो इसमें खिचड़ी में खाने के लिए, ओके, रोटी के साथ खाने के लिए या ऐसे खाने के लिए चटनी लोग बनाते ना आता है। तो या मान लो कोई चीज़ चटनी बनाना है, मिक्सचर घर में है, मिक्सचर है ना, अगर ज़्यादा अमाउंट में तुमको चटनी बनाना है, ओके, क्या करते हैं, मिक्सचर घर में है तो आम उसमें डाल दो, थोड़ा सा पानी डालते हो, डालते हो कि कोई ना कोई लिक्विड मीडियम डालो तो ना अच्छा से पिसाएगा। तो लिक्विड अगर पहले के जमाने स्लेट में होता था, थोड़ा पानी डाल देते थे, पिस देते थे। आज तो मिक्सर में पानी डालते हैं और उस सामान को जिसका भी मिक्सर चटनी बनाना है उसको डाल देते हैं पानी के साथ, अपना वो बन के तैयार हो जाता है, पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। उसी तरह हमको टिश्यू सैंपल ले लिया, कोई भी टिश्यू सैंपल, या तो लीवर का पीस ले लो, पीस ऑफ लीवर, या वेजिटेबल का कोई पार्ट उठा लो, या लीफ का पार्ट उठा लो, या कोई माइक्रोब्स का पार्ट उठा लो, ओके। इसका हमको बनाना है चटनी, पेस्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना, पेस्ट तैयार करने के लिए इसमें कोई ना कोई लिक्विड डालना पड़ेगा। तो ये लिक्विड इसमें पानी नहीं डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल टाइप का ना ये, तो इसमें हम लोग एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। जल्दी बताओ क्या कर देते था, मेन काम सब बात सुनो, इसमें एसिड डाल देते हैं। उस एसिड का नाम है TCA, क्या नाम बताओ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी मैं लिख दूंगा इसका फुल फॉर्म, चिंता नहीं करो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सर क्यों, जैसे पानी डाल के चटनी बनाते हैं ना, यहाँ पर डाल देंगे एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, दो ट्राइक्लोरो एसिड, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बाबा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब नीट का क्वेश्चन सब यही सब है, एग्जाम में पूछा जाता है। मानी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। बोलो TCA क्या चीज, बताओ बताओ, TCA इसको क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ओके। ये क्या होता है, जैसे तुम लोग सुने होगा CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, सुने हो ना, सुने हो। इसमें से 3 हाइड्रोजन हटाओ, 3 हाइड्रोजन हटाओ, उसके जगह क्लोरीन लगा दो, यही हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यही है, ठीक है। माने 3 हाइड्रोजन हटाओ, एसिटिक एसिड होता है ना, उसमें से 3 हाइड्रोजन को हटा करके और वहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, सॉरी 3 क्लोरीन लगा दो, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको TCA बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछेगा केमिकल एनालिसिस टेस्ट में, केमिकल एनालिसिस में, लिविंग टिश्यू के केमिकल एनालिसिस में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया गया, जल्दी बताओ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ही गहरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके। ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यहाँ पर अगर मान लो कि टिश्यू में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, टिश्यू में खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खत्म, जो भी स्टडी करने का खत्म हो जाएगा, बहुत हार्ड होता है, जानते हो ना। अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ले लो तो वो टिश्यू को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जला देगा, खत्म कर देगा। तो एसिड को लिया गया, ऐसा एसिड लिया जो वीक एसिड हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड न हो, तो ट्राइक्लोरो एसिड सोच समझ के लिया गया कि वो टिश्यू को खत्म ना करे, खराब ना करे, हार्म ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो ये ट्राइक्लोरो एसिड वीक एसिड है, ये टिश्यू को हार्म भी नहीं करता है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, ये खास बात है। हो गया, इतना समझ में आ गया, ट्राइक्लोरो एसिड हो गया। अब ट्राइक्लोरो एसिड लेकर के हम पेस्ट तैयार कर लेंगे भाई। इसको क्या करेंगे, एक मोटर मतलब उखली जो होता है, उखली टाइप का ओके, पेशल और मोटर की हेल्प से उसको कूट देंगे, उखली में क्या कर देंगे, चटनी बना लेंगे भाई। यहाँ पर मिक्सर तुम घर पे बनाते हो चटनी, ओके, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टिश्यू केमिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल लेते हैं, उसको ट्राइक्लोरो एसिड के साथ क्या करते हैं, मिला करके उसको कूट देते हैं, चटनी बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते बताओ, हाँ, थिक स्लरी मिलता है, थिक स्लरी, इसको बोलते हैं थिक स्लरी। स्लरी मतलब पेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे थिक स्लरी, यानी कि एक पेस्ट तैयार हो गया। क्या हो गया तैयार, बोलो, पेस्ट तैयार हो गया। ये पेस्ट जो तैयार हुआ ना, जो पेस्ट थिक स्लरी मतलब मोटा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, तैयार हो गया, ये एकदम कूट के निकाल लिया, और उसका जो पीस जो हमको मिला पेस्ट, उस पेस्ट को क्या करेंगे, एसिड के साथ है, उसको क्या करेंगे, छानने की प्रक्रिया करेंगे, फिल्टर करने का प्रक्रिया, फिल्टर कैसे करेंगे, देखो, जैसे मान लो, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये तुम्हारे पास एक बीकर है, क्या बताओ, क्या है बताओ, एक बीकर है, सारे बच्चे दिखेंगे प्लीज, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे।
ठीक है, ठीक है गाइस। इसको छानने का प्रक्रिया कैसे करेंगे, देखना 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 देखना, ठीक है। छानने की प्रक्रिया क्या करेंगे, इसको या तो चीज क्लॉथ होता है, वो चीज का क्लॉथ, कपड़ा, पतला कपड़ा नहीं होता, कभी कभी देखते हो दूध को छानने के लिए कपड़ा का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। जब हम लोग ये बनाते हैं दूध से फाड़ते उड़ते हैं तो कुछ नहीं बनाते हैं, हाँ हाँ, तो वहां पे जो कपड़ा से छान लेते हैं ना, मिठाई बनाने के लिए, है ना, बोलते हैं छेना बनाने के लिए भाई, हाँ वैसे ही। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो ये चीज क्लॉथ होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, कॉटन का कपड़ा होता है या चीज का, हाँ, इससे इसको क्या करते हैं बताओ, छान लेते हैं, इस पेस्ट को इस पर डाल देते हैं, ठीक है। अरे समझे, इस पेस्ट को क्या करते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ना, अरे बोलो ना, इसको छान लेंगे, ठीक है। इसको इस पेस्ट को यहां से क्या करेंगे बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम, बट तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, यहां पर रखे हैं, इसको छान लेंगे। अब बताओ छानेंगे तो तुम बताओ, मैंने अभी तुमको बताया कि चूंकि टिश्यू सैंपल लिया गया, उसको पेस्ट बनाया गया, तो उसके अंदर होगा बायोमोलिक्यूल, कोई बायोमोलिक्यूल बड़े होगा, कोई छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो इसके छनने का नहीं, ऊपर रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा, बड़ा वाला मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएगा, ये तो हाँ छन के नीचे आ जाएगा, फिल्टर। और जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा, बोलो 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 बोलो, छोटा छोटा पार्टिकल जो होगा वो नीचे आ जाएगा, छोटा छन छन करके, नहीं समझे, अरे समझे। तो जो छनता नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग, सुनो नहीं बोलो, उसको बोलते हैं, जो छन गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्टर हो गया, क्या हो गया, इसको बोलते हैं, सुनो सुनो, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों छन गया होगा, ये माने कि बोलते हैं कि एसिड में सॉल्युबल हो गया, इसलिए छन गया होगा। एसिड में क्या हो गया होगा, क्योंकि तुमने एसिड डाला था ना, तो उस दो एसिड में कुछ बायोमोलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं और कुछ बायोमोलिक्यूल इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो छन गया गारंटी का एसिड, क्योंकि एसिड तो लिक्विड फॉर्म में था ना, तो छन के नीचे आ ही गया होगा, तो एसिड के साथ आ गया, छन गया, इसका मतलब है कि वो छोटे साइज वाले होंगे, ओके, वो एसिड में सॉल्युबल रहा होगा, छन गया तो छोटा साइज का है और एसिड में सॉल्युबल रहा होगा। दूसरी बात, जो छना नहीं है इसका मतलब वो एसिड इनसॉल्युबल है, अब बड़ा बड़ा साइज का, बड़ा बड़ा साइज का, इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं जो छन के नीचे आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड सॉल्युबल पुल। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सॉल्युबल पुल, एसिड सॉल्युबल पुल, ओके, समझ आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो जल्दी बोलो, एसिड सॉल्युबल पुल। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्या नाम है जल्दी बताओ, फिल्ट्रेट, ओके, डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक, डिस्टर्ब हो रहा है, हम टाइम दे रहे हैं, इसका फायदा उठाओ। एसिड सॉल्युबल पुल, इसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेट। और जो छना नहीं है ये तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल पुल है, बोलो जल्दी बोलो, एसिड इनसॉल्युबल पुल है, इनसॉल्युबल पुल बोलो या फ्रैक्शन बोलो, बात समझ, ओके, इनसॉल्युबल पुल है, इसको बोलते हैं रिटेंटेट, क्योंकि छना नहीं है, रिटेन हो गया, छना नहीं है, रिटेन हो गया, माने वो इसी का वैसे ही रह गया, ओके, रिटेन हो गया, इसलिए इसका नाम है रिटेंटेट। क्या नाम बोलो ले बोलो, तुमसे पूछा जाएगा रिटेंटेट कहाँ मिलता था, बोलो एसिड इनसॉल्युबल पुल में, ओके, ठीक है। क्या बोला फिर से बोलो, और मैं तुमसे पूछूं कि रिटेंटेट किस में मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल पुल में, एसिड इनसॉल्युबल पुल में, क्लियर हो गया। रिटेंटेट कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल, अब फिल्ट्रेट कहाँ मिलता है, एसिड सॉल्युबल पुल बोलो या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलो, ओके, समझ में आ गया। अब बताओ कितनी गजब ये पॉइंट समझ रहे हो, देखो एसिड का डालने का मकसद समझ आया। एसिड का काम ये था कि एसिड जो है, एसिड के पास प्रॉपर्टी है कि कोई बायोमोलिक्यूल उसमें घुल जाएगा, कोई बायोमोलिक्यूल नहीं घुलेगा, समझ रहे हो। अब जो घुल गया वो तो एसिड के साथ नीचे छन गया, फिल्ट्रेट हो गया, क्या हो गया, फिल्ट्रेट में आ गया, एसिड सॉल्युबल पुल में आ गया। ये क्या एसिड क्या कर दिया कि बायोमोलिक्यूल को दो हिस्से में बांट दिया, मैंने वो डिस्टिंग्विश कर दिया ना, अलग कर दिया, बड़े वाले को अलग कर दिया, छोटे वाले को अलग कर दिया, ठीक है। तो जो बायोमोलिक्यूल ऊपर में मिला बड़ा 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 बड़ा, उसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बड़ा साइज का, मैक्रो मॉलिक्यूल, ओके, उसमें आता है प्रोटीन, बड़ा बड़ा है, ओके, उसमें आता है कार्बो पॉलीसेक्राइड, कार्बन नहीं बोलो, पॉलीसेक्राइड, क्या बोलोगे, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लिपिड्स, ये सभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो, ओके, जो छने नहीं है वो एसिड इनसॉल्युबल पुल में आया है, बड़े बड़े साइज के हैं, वो रिटेंटेट हो गए, वो अलग हो जाएंगे, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हुआ। उसके बाद एसिड सॉल्युबल पुल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल आए, बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे साइज के, ठीक है। उसमें आते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओके, उसमें आ गया अमीनो एसिड्स, क्या चीज आएगा, ग्लिसरॉल आ गया, समझो बात को, छोटे छोटे चीज सब आ गया, ठीक है, जो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो इसमें आ गया,
समझ रहे हो? तो उसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, अब इसको जब अब इसमें बहुत बायो माइक्रोमोलिक्यूल भी बहुत सारा आएगा तो उसको अलग किया जाएगा। तो एक टेक्निक होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ओके, या सेपरेशन टेक्निक बोल सकते हो, ओके। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको अलग कर लिया जाता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल मिला बहुत सारा मिला, तो उसमें से अलग अलग करके अलग कर लिया जाता है कि प्रोटीन अलग, पॉलीसेकेराइड अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल में मिला हमको बहुत सारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसको भी सेपरेट कर सकते हैं टेक्निक का इस्तेमाल करके, ठीक है। सुनने बोलो ज्यादा, इतना समझ आ गया बात। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि जो लिविंग टिश्यू लिया गया था, तो एक चीज समझा रहा हूँ मैं, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। साइंटिस्ट को ये मिला, ये बात की जानकारी मिली, साइंटिस्ट ने हमें बताया एक्सपेरिमेंट के बाद कि केमिकल एनालिसिस में हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलवे किया, बायोमोलिक्यूल तो मिलवे किया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बन का बना हुआ, कौन का बना हुआ है, समझाया ना, कौन इस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, जैसे इनऑर्गेनिक आयन मिला, सोडियम आयन मिला, पोटेशियम आयन मिला, कैल्शियम आयन मिला, मैग्नीशियम आयन मिला, सल्फेट के आयन मिले, फॉस्फेट के आयन मिले, ये सब इनऑर्गेनिक है, ये कार्बन नहीं है, क्या बोलोगे इसको, इनऑर्गेनिक है। जो कार्बन नहीं है उसको बोलोगे इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलवे किया जो बायोमोलिक्यूल है, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक आयन भी मिले, वो लेकिन कंडीशन बताना है। इनऑर्गेनिक आयन मिला, एसिड, बोलो इसमें क्या क्या मिला, बताओ इसमें तुमको, बोलो बायो, इसमें इसमें एसिड सॉल्युबल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल मिला, छोटा सा वाला, ओके, इसमें, और उसके साथ साथ बोलो, उसके साथ साथ इसमें इनऑर्गेनिक आयन भी मिले। इनऑर्गेनिक माने कंपाउंड सब्सटेंस बोल दो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल देता मैं, ठीक है। सब आ जाएगा उसमें, सॉल्ट उल्ट सब आ गया, ठीक है, समझ आया? अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि बताओ केमिकल एनालिसिस टेस्ट में पहले किसके लिए किया गया था, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा मौजूद है, बड़ा साइज का है कि छोटा साइज का है, कौन कौन है, ओके, पता चल गया, ठीक है। क्या वो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलता है, तो हाँ मिलता है। लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, समझने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। लिविंग टिश्यू में वही एलिमेंट होता है जो अर्थ क्रस्ट में होता है, अर्थ क्रस्ट जैसे भोपड़ पट्टी जिसको बोलते हो। तो जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिलता है वह लिविंग टिश्यू में मिलता है। ये साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट से पता चला, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा, बताओ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां मिला, एसिड सॉल्युबल पूल में कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एसिड सॉल्युबल पूल में मिला, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल आयन थे और ऊपर से वो एसिड में सॉल्युबल थे, तो वो नीचे मिल गया, समझो, तो छन के मिला। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल एनालिसिस टेस्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां बनता है, सॉल्युबल पूल में कि इनसॉल्युबल पूल में, तो बोलोगे सॉल्युबल पूल में, फिल्ट्रेट में, किसमें, और वहां मिला तुमको, यहाँ का मिला बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो नहीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका साइज बड़ा बड़ा था। अब बताओ ये पूरा केमिकल एनालिसिस टेस्ट समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया, सारी बातें मैंने तुमको समझा दिया तुम इस पे, ओके। अब सुनो अच्छा से, अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ सारी बातें तुम्हारे लिए, देखो ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देख लो प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं। टेक अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू जैसे वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर, ओके, मेक पेस्ट यूजिंग मोटार एंड पेसल, ओखली मिलेगा उसको कूट देंगे, ठीक है। उसमें क्या कर देंगे, ट्राइक्लोरो एसिड डाल देंगे, एसिडिक एसिड, उसका हमको क्या मिलेगा, थिक स्लरी ऑब्टेन्ड, यानी कि मोटा पेस्ट मिलेगा। देन इट इज फिल्टर्ड विथ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, इसको लैंग्वेज में लिख दिया गया, ओके। तुमको रटना नहीं है, इसको रीड करना है बस एक बार, ठीक है, काम की बात बता दिया, ठीक है। और इसमें फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ओके। दो मिलेगा, रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब सुनो, अब चलो आया मुद्दे का, दो मॉलिक्यूल दिखने को मिला, एक छोटे साइज का, एक जो छन गया वो छोटे साइज का, जो नहीं छना वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इट इज ऑब्टेन इन फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्युबल पूल, कहां मिला, एसिड सॉल्युबल पूल में, ओके। इट्स मॉलिक्यूलर वेट, अभी छोटे छोटे साइज के होंगे तब ना छन गया है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट देखा गया कि जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, जो सूक्ष्म अणु है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लघु अणु, लघु जैव अणु, ठीक है, उनके पार्टिकल का साइज छोटा था, तो उनका जो मास भी कम आया, मॉलिक्यूलर मास भी, पता कैसे चला भाई, बोला ना एक टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक, ओके, एनालिटिकल टेक्निक होता है, ठीक है। उस टेक्निक का स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं टेक्निक है, उस टेक्निक से मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट को पता है। तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट भी कर लिया, और उसको सेपरेट करने के बाद हर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, वेट वजन, ओके, वजन निकाला, तो देखा कि सबका वजन करीब करीब जो है 1000 डाल्टन से कम आया। डाल्टन यूनिट है, डाल्टन क्या है, यूनिट है, सबका वजन 1000 से कम आया, समझाया बात को। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, और ये टिपिकली आया 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में, समझे। तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है उनका वेट 1000 डाल्टन से कम, यही बोलो 18 से 800 के बीच में। जब तुम 18 से 800 के बीच में बोल दिए तो ऑटोमेटिकली वो
1000 से कम हो ही गया, समझे। और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल था, बायो मैक्रोमोलिक्यूल था, वो उसका जो वेट था वो ज्यादा था। क्या था? क्योंकि बड़ी बड़ी साइज के थे तो उनका वेट जो है वो 1000 डाल्टन से भी ज्यादा था, यानी कि 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा था। वैसे बोलते हैं कि 1000 डाल्टन से ज्यादा भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सही एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ 10,000 से डाल्टन से ज्यादा। समझ में आ गया? तो भाई लिखा हुआ है इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, दैट मींस 18 से 800 डाल्टन के बीच में, क्यों माइक्रो है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या है? छोटे हैं। वहां पर यस यस यस, हाँ। एग्जांपल देखो, अमीनो एसिड्स याद रखना, अमीनो एसिड्स एसिड सॉल्युबल पूल में मिला छोटे साइज का, ओके। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनियस बेस, जैसे यूरिया सुनते हो, नाइट्रोजनियस बेस है, ये कहां मिला तुमको? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहां मिला? एसिड सॉल्युबल पूल में। मोनोसैकेराइड, यही मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओके, ये सब। उसके बाद डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं थे। ये सभी तुमको कहां मिला? और भी है, निक्लोसाइड, निक्लोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, निक्लोटाइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑल दीज आर द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। इनका साइज छोटा होता है, इनका वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में, 1000 डाल्टन से कम, ठीक है। कोई डाउट किसी को? और यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड इन एसिड सॉल्युबल पूल, या फिल्ट्रेट में मिला। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहां मिला? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कौन कौन आ गया सर? भाई आयन सब, सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ओके, सोडियम सल्फेट के आयन, फॉस्फेट के आयन, ओके, कुछ सॉल्ट मिले, ठीक है। अरे समझ में आया? बोला ये बात समझ में आ गया? ये हो गया बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आ जाओ आ जाओ, उसका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके साइज बड़े बड़े होंगे। कहां मिलेगा? इट इज ऑब्टेन इन रिटेंटेट, रिटर्न मतलब रिटेन हो गया, यानी कि छना नहीं, ऊपर रह गया, रिटेंटेट, और इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ओके, या फ्रैक्शन बोल सकते हो। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 10,000 डाल्टन। वैसे 1000 डाल्टन भी से ज्यादा बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10,000 डाल्टन ज्यादा जनरली होता है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एग्जांपल में प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, जिसको फैट्स भी कहा जाता है। लिपिड्स जैसे खाने वाली चीज जिसमें फैट होता है ना, उसमें लिपिड्स होता है, ओके। क्या होता है? सुनो, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सुनो, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है, ओके, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। सुनी होगा तुम लोग सेल मेम्ब्रेन। अब गौर सुनो, लिपिड्स के बारे में मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ है? ये काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्या लगाया हुआ जल्दी बताओ? ये स्टार लगा हुआ है, ठीक है, लिपिड्स पे, बहुत खास बात है। क्योंकि देखो, एक लिपिड्स के एक मॉलिक्यूल का साइज, एक मॉलिक्यूल का साइज वो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच था। सबसे खास बात है, सुनो गौर से, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो, लिपिड्स बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है, लेकिन कहते हैं कि लिपिड्स आर नॉट ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माने कि इसको ट्रू एक्चुअल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन एक लिपिड के मॉलिक्यूल का साइज 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है, तो इसको जाना चाहिए था माइक्रो मॉलिक्यूल में, लेकिन रखा गया है मैक्रो मॉलिक्यूल में, समझे। तो इसका रीजन है, पहले रीजन ये है कि ये लिपिड जो है वो एसिड में सॉल्युबल नहीं है, एसिड इनसॉल्युबल है। क्या ये बताओ? जो एसिड इनसॉल्युबल होगा तो ऊपर छना रह जाएगा, एसिड के साथ नीचे तो, जबकि साइज छोटा है, छन जाना चाहिए, लेकिन वो एसिड में घुल भी नहीं करेगा, तो क्या रहेगा? ऊपर रह गया। तो ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ ही रह गया, किसमें रह गया? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, रिटेंटेट में चला गया, ठीक है। पहला तो रीजन ये है। दूसरी बात ये कि लिपिड्स का क्या है कि लिपिड्स जो जिसको तुमने लीवर पीस, जो लीवर का पीस लिया था, यानी कि वो एक लिविंग टिश्यू लिया था, उसको तुमने पीसा था सॉरी, पीसा था। पीसने से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, समझे। 2 मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया तो ये दो, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। क्या बताओ? क्या सेल मेम्ब्रेन? ये लिपिड की बनी हुई है। एक लिपिड का वेट जो है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। तो एक लिपिड का मॉलिक्यूल तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है एक्चुअल में, वो ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन जब उसको पीसा गया था लीवर के पीस को या टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को, तो वो क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब उसका शेप चेंज हो गया। क्या हो गया? पीसने से, कूटने से, ठीक है। और डिस्टर्ब चेंज होने से क्या हो गया? चेंज होने से बन गया इस शेप का। किस शेप का बन गया? इस शेप का। इस शेप को बोलते हैं वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं? अभी वेसाइकल के अंदर एक लिपिड के पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे लिपिड के पार्टिकल है। और इसका ओवरऑल वेसाइकल जो बना, उसमें लिपिड का जो पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल फंस गया, उसका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट मिला वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा था। इस कारण से इसको मैक्रो मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रखा गया, जबकि एक लिपिड के पार्टिकल मॉलिक्यूलर वेट, एक लिपिड के मॉलिक्यूल का, ओके, एक लिपिड के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 के डाल्टन के बीच में था। माइक्रो में जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां गया? मैक्रो में। पहला बात तो ये एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड में सॉल्युबल नहीं है। दूसरा रीजन कि ये कि इसको जब कूटा गया था तो उस टाइम इसका क्या हो गया? शेप चेंज हो गया।
डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद वेसाइकल बना गया, ऐसा गोल का आकार को क्या बोलोगे, वेसाइकल। अब वेसाइकल के अंदर जितना भी लिपिड फंसा हुआ था, वो सारे लिपिड का ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा हो गया, इसलिए इसको इनसॉल्युबल पूल में रखा गया, ओके, यानी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि बताओ लिपिड्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मोलिक्यूल, तो बोले साइज के हिसाब से अगर पूछेगा तो लिपिड का एक मोलिक्यूल तो बायो माइक्रो ही है, लेकिन खाली पूछे कि तो बोलोगे ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। पूछे क्यों, तो रीजन दोगे कि ये एसिड इनसॉल्युबल था, पहला रीजन। दूसरा कि ये एक लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 18 और 1800 डाल्टन बीच होता है, लेकिन ये जब उसको टिश्यू सैंपल को पीसा गया था उस टाइम पे इसका सेल मेम्ब्रेन का शेप बदल गया था और ये वेसाइकल बना लिया। वेसाइकल के अंदर जो जितना भी लिपिड था उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो गया, जो कि मैक्रो में आ गया। ठीक है, ये रीजन है लिपिड को इसलिए बोलते हैं। रीजन समझ आ गया? तो आई थिंक बात समझे। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी चीज की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स में भी कौन टाइप का लिपिड्स होता है आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो को बाइलेयर बोलते हैं। बाइलेयर, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। व्हाइल मेकिंग स्लरी, जब उसको हम पेस्ट बना रहे होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है और वेसाइकल बना लेता है। कौन लेता है? उसका आंसर यहाँ पे अच्छा से आपको लिखा हुआ है। Reason, molecular weight of each lipid molecule is less than 800 Dalton and lipids are acid insoluble. Okay, acid insoluble. When we make slurry, then cell membrane disrupt and then form vesicle और vesicle बना लेता है। The overall molecular weight of lipid molecules is in vesicle exceeds, बढ़ जाता है and come under biomacromolecules. Hence lipids are not true biomacromolecule. True biomacromolecule नहीं है। एक होता है elemental analysis, बोलो। सुनो, हेलो सुनो, एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस, इससे पहले हम लोग पढ़े केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि बायोमोलिक्यूल का हमने टेस्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया कि कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल रिटेंटेट में मिला और कौन कौन सा फिल्ट्रेट में मिला, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बात कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब है एलिमेंटल एनालिसिस, कौन सा एलिमेंट लिविंग के अंदर पाया जाता है। एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब देखेंगे ना, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा गया, साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट से पाया कि जो एलिमेंट नॉन लिविंग में पाया जा रहा है वही एलिमेंट लिविंग में पाया जा रहा है, लिविंग टिश्यू में भी पाएगा, लिविंग सेल के अंदर भी पाएगा। कमाल की बात है। लेकिन अंतर कहाँ था जानते हो? अंतर था उनके मात्रा में, परसेंटेज कंपोजिशन में, माने अलग अलग मात्रा में पाया जा रहा था। बात समझे? पहली बात मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट, ओके, सेम एलिमेंट्स, मैं लिख रहा हूं, सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज वेल एज, हाँ, प्रेजेंट इन लिविंग एज वेल एज, बोलो, एंड नॉन लिविंग सैंपल। नॉन लिविंग सैंपल समझ में आ गया? लिविंग सैंपल में और नॉन लिविंग सैंपल में सेम एलिमेंट मिला, सेम एलिमेंट मिला। ठीक है, सेम एलिमेंट मिला। ठीक है, टेबल देखो, एनसीईआरटी में टेबल है। ठीक है, मैंने अर्थ क्रस्ट का एक सैंपल उठाओ और लिविंग टिश्यू का एक सैंपल उठाओ, सेम एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट देखो, एलिमेंट अभी बायोमोलिक्यूल की बात की थी, बायो कंपाउंड था, ये बात क्या हो रही है? बायोमोलिक्यूल की बात हो रही है। दोनों में समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो देखो, ये एलिमेंट है, एलिमेंट, ओके, एलिमेंट एनालिसिस में। ठीक है, तो देखो कहा ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, और ये तुम सेल का ये कंपोजिशन समझो, सेल का कंपोजिशन। तो मैंने बोला कि सेम मिलता है, क्या मिलता है बोलो? सेम एलिमेंट मिलता है। देखो तुम्हारे सामने देखो, सेम एलिमेंट है। देखो हाइड्रोजन भी अर्थ क्रस्ट के अंदर है, अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग है, और हाइड्रोजन भी अर्थ क्रस्ट के सैंपल में, और हाइड्रोजन लिविंग में भी, लिविंग सेल में भी मिला, लिविंग सैंपल में मिला, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट दोनों में मौजूद था, कॉमन था, सेम था। मैंने जो एलिमेंट लिविंग में मिल रहा है एलिमेंट नॉन लिविंग, मैंने नॉन लिविंग और लिविंग में सेम एलिमेंट मिल रहा था, लेकिन अंतर कहाँ था? कंपोजिशन में, मात्रा में, परसेंटेज कंपोजिशन में। ओके, बट मैं लिख देता हूँ, ओके, डिफरेंस कहाँ था? ओके, बट मैं लिख रहा हूँ, बट इन डिफरेंट कंपोजिशन, इन डिफरेंट कंपोजिशन, दोनों में दोनों के कंपोजिशन में क्या था? अंतर था, मात्रा में अंतर था। ठीक है, अरे समझे? अब देखो क्या क्या चीज है, देखो यहां पर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक है तुम्हारा कॉन्स, क्या चीज बताओ? कॉन्स, देखो लो कॉन्स, देखो कॉन्स, देखो कॉन्स, देखो कॉन्स लिखा हो कॉन्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे
ये वाले तुम्हारे नॉन लिविंग क्या, ये वाले लिविंग क्या। देखो हाइड्रोजन 0.14% पाया गया, और ये इसमें अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग हो गया ये, और ये तुम्हारा लिविंग, इसमें 9.5% मिला, ज्यादा हाइड्रोजन उसमें मिला। समय परसेंटेज कंपोजिशन अलग है। कार्बन 0.03%, तुम जानते हो अर्थ क्रस्ट में बचपन से पढ़ते हो कि कार्बन की मात्रा जो अर्थ क्रस्ट में 0.03% है। ओके, और इसमें लिविंग में मिला 18 पॉइंट का, कि बायोमोलिक्यूल जो है कार्बन का ही बना होता है। ओके, देख लो। ओके, ऑक्सीजन 46% अर्थ क्रस्ट में है। ओके, और ह्यूमन सेल में यानी कि लिविंग सैंपल में 65%। माने देखो सब में तुम अगर ध्यान देखोगे, सब में सबसे ज्यादा तुम्हारा ऑक्सीजन ही है। अगर तुमसे पूछे अर्थ क्रस्ट के अंदर नॉन लिविंग के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन मिलता है, ऑक्सीजन। लिविंग के अंदर भी कौन मिलता है, माने मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट लिविंग में भी और नॉन लिविंग ऑक्सीजन है। पहला ऑब्जेक्ट तो ये क्लियर हो गया, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग इज ऑक्सीजन। लिविंग में भी और दोनों को सही, लिविंग में भी दोनों में क्लियर हो गया, दोनों के लिए हो गया। किसके लिए होगा बताओ। ओके, एलिमेंट इन बोलो लिविंग एज वेल एज बोलो नॉन लिविंग, दोनों में बोलो, एंड नॉन लिविंग दोनों का क्या समझ आ रहा है। इज ऑक्सीजन, इज ऑक्सीजन। एलिमेंट की बात हो रही है, गौर की बात को गौर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन लिविंग में भी मोस्ट अबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में, और नॉन लिविंग में भी है। ठीक है, हाँ अगर तुम बोलेगे दोनों में से किस में ज्यादा पाया जाता है, तो गारंटी कि तुमको लिविंग में 65% है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो समझ, फिर मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट की बात हो रही, कंपाउंड की बात अभी आगे करने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है, तो याद रखना कौन से, याद रखना कौन से, क्या याद रखोगे। दो, अगर तुम, मैंने यहाँ से इसको लाइन पार दिया अपने तरफ से समझाने के लिए तुमको। ठीक है, लाइन पार दिया, लाइन क्यों पारा दिखा देता हूँ, लाइन ड्रॉ क्यों किया। ये देखोगे कॉन्स दो भाई, CHONS है ना कॉन्स। ओके, ये कॉन्स वाले जो है लिविंग में ज्यादा है, लिविंग में दो, ये सब चीज पांचों जो है, पांचों देख रहे हो, पांचों जो है इनसे ज्यादा है, देखो ना गौर से, है ना। अरे पांचों जो देख रहे हो, हाइड्रोजन इसमें 9.5 है लिविंग में, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, तीनों ज्यादा, देखो। यानी कि 5 ऊपर वाला जो देख रहे हो, ये 5 लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग में कम है, और बाकी जो है वो नॉन लिविंग में ज्यादा है, लिविंग में कम है। बस वही लिखा हुआ है। ये कॉन्स याद ना, कॉन्स। ठीक है, कॉन्स लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग, बाकी अदर नॉन लिविंग में कम है, और नॉन लिविंग में ज्यादा, लिविंग में कम। समझे। और उसमें भी तुम देख सकते हो, इसमें भी तुम देखो कौन, मात्रा भी देख सकते हो, देखो गौर से कौन ज्यादा इसमें, तो इसमें नॉन लिविंग देखो तो कौन, सिलिकॉन। ओके, उसके बाद 20% कौन हुआ, 3.1 ना, 3.6 ना, कैल्शियम, उसका ये ऑर्डर बस याद रखना। ठीक है, वो ये लिविंग ऑर्डर। अब बताओ अदर्स नॉन लिविंग में जाता है, हो गया। अब लिविंग में ऑर्डर अगर दिखना है, पांचों में ऑर्डर दिखना है, कौन सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है ना। तुम कौन पढ़े हो ना, कौन दो कौन में CHONS की कौन तो तुमको याद था, बस खाली सुना ओ को खाली इधर लिया ना, याद करने का। ओके, वहां सरका दो, ओ को इधर लिया होगा तो OCHNS हो गया, समझे। दो ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। उसके बाद दो, उसका हम इधर कार्बन बचा, कार्बन देखो कितना है, कार्बन देखो 18.5% क्लियर हो गया। उसका फिर हाइड्रोजन 9.5 क्लियर हो गया। तो तुमको मैं बता रहा हूँ, ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये कॉन्स जो है लिविंग में ज्यादा, नॉन लिविंग में कम है, बाकी बचा हुआ जो है वो नॉन लिविंग में ज्यादा है। लिविंग ऑर्डर देखना है, लिविंग का ऑर्डर देखना उसमें। ओके, सब लिविंग का ऑर्डर, तो कॉन्स में सबसे ज्यादा कौन है बताओ। ऑक्सीजन को उठा के इधर लिया, कौन से याद है तो इधर लिया। ठीक है, याद लिया, बस हो गया। OCHNS, ओ सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम सल्फर। ठीक है, बाकी जो है मोस्ट अबंडेंट बता ही दिया तुमको क्या है, ऑक्सीजन है। और अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तुम लोग पढ़े भी हो गए, कई बार पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में, भूगोल पट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाना एल्युमिनियम धातु कौन है, धातु एल्युमिनियम है। बट मेटल में इसमें एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन बोलोगे, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा एलिमेंटल एनालिसिस। क्या चीज, जो एलिमेंट लिविंग सैंपल में पाया जाता है वैसे एलिमेंट, बट अंतर किसमें, परसेंटेज कंपोजिशन में। बस अब हमने केमिकल एनालिसिस टेस्ट देखा, अरे केमिकल एनालिसिस टेस्ट देखा ना, तो केमिकल एनालिसिस टेस्ट में बायोमोलिक्यूल पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सुना अच्छे से। तो देखो इस कंपाउंड को देखो, लिविंग टिश्यू के अंदर या लिविंग सेल के अंदर ऑर्गेनिक भी था, इनऑर्गेनिक भी था। ओके, तो कंपाउंड की बात करें, एलिमेंट की बात एलिमेंटल एनालिसिस में कर लिया। अब कंपाउंड की बात सुनो, सबसे ज्यादा कंपाउंड मिला वाटर। क्या मिला बताओ, वाटर जो है सेल के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, 70 से 90%। मैंने अगर तुमसे पूछे विच केमिकल सब्सटेंस इज द मोस्ट अबंडेंट इन सेल, केमिकल सब्सटेंस बोल रहा हूं मैं, बोलूं विच एलिमेंट तो बोलोगे ऑक्सीजन, एलिमेंट बोलेंगे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बताओ,
ऑक्सीजन। अब मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड बोलो, ये सब्सटेंस बोलो तो वाटर। हाँ, तो वाटर सबसे ज्यादा है। और उसके बाद बाकी दो, ये तो वाटर तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो है नहीं। और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है तुम्हारा सब ऑर्गेनिक है। ये सब क्या है बताओ, क्या ऑर्गेनिक यानी बायोमोलिक्यूल्स है। क्या है ये बायोमोलिक्यूल। इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन है, प्रोटीन 10 से 15 है। उसका अगर तुमसे पूछे बायोमोलिक्यूल कौन कौन है, बायोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा कौन है, प्रोटीन। बोले मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल, बोलो प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, तो पहला नंबर प्रोटीन है, फिर दूसरा नंबर कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड है, फिर तीसरा नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, चौथा नंबर तुमको लिपिड्स है, लिपिड्स। और आयन तो ये इनऑर्गेनिक आयन हो गया, इनऑर्गेनिक तो बहुत कम। ठीक है, लेकिन बोले थे इनऑर्गेनिक भी पाया जाता है सेल के अंदर, तो केमिकल एनालिसिस टेस्ट से भी पता चल गया था, लिखा हुआ है मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस इनसाइड द वाटर इज 79%, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इनसाइड द सेल इज प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सेल, most abundant chemical substance in the cell water, most abundant biomolecule in the cell protein। समझ आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बायोलॉजी के। एक लाइन से क्वेश्चन बताइए, बायोलॉजी का टेबल है। पहले हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, हेडिंग क्या है बताओ, एस एनालिसिस। चलिए बोलो, बोलो ना, कौन एनालिसिस, चलिए बोलो ना। इसे बताओ, एस एनालिसिस से क्या चीज करेंगे, इनऑर्गेनिक को देखेंगे, कौन कौन इनऑर्गेनिक आयंस है ना। कैसे करेंगे देखो, पहले क्या करेंगे, कोई लिविंग टिश्यू ले लेंगे, कोई लिविंग सैंपल, टिश्यू सैंपल, कोई भी टिश्यू सैंपल ले लेंगे। सुन रहे हो, लिविंग ही लेना पड़ेगा, टिश्यू सैंपल ले लेंगे, ले लिया। और उसमें क्या होगा, उसमें पानी भी होगा, तो उस लिविंग टिश्यू सैंपल को अभी बोलेंगे वेट, वेट भींगा हुआ वेट, पानी है उसमें, वेट वेट, वेट मतलब भींगा हुआ, वेट मतलब भार, यानी कि भींगा हुआ भार है। ओके, इसको क्या करें, ड्राई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सुखा, अभी सुखा लेंगे, सुखा लेंगे माने सुखा लेंगे, गर्म करके सुखा लेंगे, सुखा लेंगे ना, तो तुमको मिलेगा ड्राई वेट। क्या मिलेगा बोलो, फिर हीट करेंगे, जो अंदर में पानी उनी सब वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर हीट करेंगे, अगर हीट करेंगे तो जो पानी होगा और जो इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। जो कार्बन होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल करके, गैस बन करके उड़ जाएगा, गर्म करने से फायदा होगा। ठीक है, अब बचेगा केवल और केवल यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, जो कि जिसको बोलोगे एस, क्या बोलोगे, एस। गर्म करने के बाद बचेगा एस, एस में केवल इनऑर्गेनिक होता है। ओके, एस में केवल गर्म करने, इसलिए अब इनऑर्गेनिक चेक करिए कौन कौन आयन है नहीं है, सब चेक कर लेते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एस एनालिसिस टेस्ट, आ जाओ बेटी, आ जा देखो लिखा हुआ एस एनालिसिस टेस्ट लिखा हुआ है। एस एनालिसिस टेस्ट इज द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट ऑफ द बायोलॉजिकल टिश्यू, प्लांट और एनिमल्स। मैंने बोल दिया पहले कि एलिमेंट की बात अगर करोगे तो इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो बताए थे, जो भी एलिमेंट बताए थे, जो एलिमेंट नॉन लिविंग होता है वो लिविंग होता है। इनऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे तो कौन कौन पाया था, देखो एस इज द इनऑर्गेनिक रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग, बट जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा वही तुम्हारा इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है। ओके, वही तुम्हारा एस है, राख है ना, इनऑर्गेनिक गैस। ओके, क्लियर हो गया, लिखा हुआ है, चिंता नहीं करना। अब इसमें देखो, अभी इस डायग्राम एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है, टेबल देखो। ओके, देखो गौर से ध्यान से देखना। तो देखा गया कि जो इनऑर्गेनिक आयन मिला वो कौन आयन मिला, सोडियम आयन मिला, उसके अंदर पोटेशियम आयन मिला, कैल्शियम आयन मिला, मैग्नीशियम मिला, वाटर मिला, वाटर तो ऐसे बता दिए थे वाटर रही है, यानी सॉल्ट भी मिला। क्या मिला, सॉल्ट भी मिला, और उसमें फॉस्फेट सल्फेट आयन भी मिला। ठीक है, अब इसमें जो है कौन ज्यादा आयन है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो मोस्ट अबंडेंट, दो एक होगा सेल के अंदर, एक होगा सेल के बाहर। सेल के बाहर भी होता है और सेल के अंदर भी होता है। तो मोस्ट इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मतलब होता है एक सेल के अंदर, इंटरसेल्युलर मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। तो दो पोटेशियम आयन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन है। सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आयन कौन है, बोलो, पोटेशियम। केटायन बोले या आयन बोले, पोटेशियम है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, केमिस्ट्री में पूछा हुआ ये वाला। ठीक है, कि सेल के अंदर का, केमिस्ट्री में भी है टॉपिक। ओके, तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आयन कौन है, सेल के अंदर। सेल के बाहर कौन पाया जाता है, सोडियम आयन, समझो आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, सेल के अंदर अनायन कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, अनायन, फॉस्फेट। सेल के बाहर सबसे कम, सबसे, तो देखो सेल के बाहर, देखो सेल के बाहर केटायन है तुम्हारा सोडियम आयन प्लस वाला, और सेल के बाहर तुम्हारा क्लोराइड है। इनिशियल तो जानते हो, दोस्त है बहुत दिन से नहीं, तो याद रखोगे, सेल के बाहर केटायन है सोडियम और अनायन है क्लोराइड आयन, और सेल के अंदर तुम्हारा आयन है केटायन सोडियम पोटेशियम आयन, और तुम्हारा ये फॉस्फेट आयन, अनायन है फॉस्फेट आयन। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। एस एनालिसिस टेस्ट समझ में आ गया। कितना टेस्ट कर लिया हम लोग, केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर लिया, उसमें बायोमोलिक्यूल सब देख लिए। दूसरा पढ़ लिया एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंट देख लिए, जो एलिमेंट नॉन लिविंग होता है वही लिविंग होता है, बस कंडीशन वही है कि दोनों सबका परसेंटेज कम्पोजिशन चेंज होता है, कम नहीं बोलो, कम चेंज होता है। ठीक है,
डिफरेंस आता है उसमें। और तीसरा हम लोग बोले ऐसा एनालिसिस जिसको इनऑर्गेनिक के लिए क्या कहता, बस यही कहानी थी और जो हमें बोलो बतानी थी। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, ये तो हिंदी है, हिंदी छोड़ो, ये मैंने बता दिया कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस वाटर है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है। प्रोटीन जो तुम्हारा माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल अमीनो एसिड का पॉलीमर है, आगे समझेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। उसके केमिकल एनालिसिस टेस्ट मैंने समझा दिया। ये मत लिखना, ये सब मुझे पसंद है, ये सब मत लिखना, ये सब मत लिखना, सब आगे हम लिखे हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एलिमेंटल एनालिसिस का ये पूरा कहानी हो गया। उसके बाद ये पूरा मैंने एनालिसिस केमिकल कंप्लेक्सेस का पूरा समझा दिया, पूरा लिख दिया कहानी, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। उसके अलावा जो है वो लिपिड के बारे में बायो माइक्रोमोलिक्यूल समझा दिया, और ये भी समझा दिया बायो माइक्रोमोलिक्यूल, सब हो गया। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? वाटर केमिकल सब्सटेंस पूछ रहा है, समझ आ गया ना। विच इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन? इंट्रासेलुलर आयन कौन होता है? पोटासियम, अभी बताए थे। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन? सारा क्वेश्चन बना के, ये सब क्वेश्चन हम डिजाइन किए खुद से, हम सोचने पर थ्योरी कवर हो जाएगा इसमें, एक थ्योरी से। Which chemical is used to extract the acid insoluble fraction from a biological sample during chemical analysis? Trichloroacetic acid. What is the role of TCA in the preparation of biological sample of chemical analysis? क्या रोल है इसका, काम क्या है? To precipitate acid insoluble macromolecules, मैक्रोमोलिक्यूल ना अलग करने के लिए। The acid soluble fraction obtained after TCA treatment mainly contains, क्या उसमें होता है बताओ? acid soluble fraction by bio micromolecules, क्या कहा? डीएनए नो, प्रोटीन्स एंड स्टार्च नो, शुगर, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ये आंसर कौन होगा? सी होगा यार। एंजाइम्स बोले ना, एंजाइम जो तुम्हारा किस में आ जाता है? आप लिपिड्स भी बोले थे कि मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है, इसलिए आंसर आ जाएगा। लिपिड्स आर नॉट कंसीडर्ड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज, क्यों नहीं इसको ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है? दे आर स्मॉल, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर नॉट पॉलीमर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बताओ इसका जवाब दो। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन होते हैं, वो कब रहते हैं? प्रोटीन बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं। पॉलीमर होता है, बोले ये पॉलीमर नहीं होता है, ये पॉलीमर, लिपिड्स पॉलीमर नहीं है किसी का, समझे बात को? इसलिए इसको ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहा जाता। क्लियर हो गया? विच मेटल आयन इज प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंटली इन बोन्स एंड टीथ? वाह कमाल कर दिया, बोन्स और टीथ में कैल्शियम पाया जाता है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द प्रोटोप्लाज्म बाय फ्रेश वेट? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव के अंदर, प्रोटोप्लाज्म भाई सेल के अंदर में सबसे ज्यादा कौन है बताओ? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या वाटर? कितना गंदा जवाब दे रहा तुम, बट अभी पर क्या, वाटर ही तो सबसे ज्यादा केमिकल सब्सटेंस है लिविंग के अंदर। आगे बोलो। विच अनायन इज मोस्ट अबंडेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड? इंट्रासेलुलर में कौन पाया था? इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, बोलो फॉस्फेट, बोले तो अभी इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। Which of the following is the most abundant anion in extracellular fluid? Chloride ion. Clear हो गया ना? Which compound from the acid soluble pool is a nitrogenous waste? Urea. Which element is present in trace amount but essential for oxygen transport? माने कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बोलो एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ बोन्स एंड टीथ? फास्फोरस, गुड, सही है। Which four elements make up about 95% of the element human body? वो कौन सा एलिमेंट है? कौन? हाँ बी। Which element make up the highest percentage of human body by weight? Body weight? हाँ ऑक्सीजन। Which biomolecule is extracted using organic solvent like chloroform or methanol? तो क्लोरोफॉर्म या मेथनॉल का इस्तेमाल करके हम लोग लिपिड्स को क्या करते हैं? अलग करते हैं। The fraction that remains undissolved in chemical analysis is called, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, सी इनसॉल्वेंट, जिसको रिटेंटेड बोलते हैं, ठीक है। इन केमिकल एनालिसिस द बायोलॉजिकल सैंपल इज फर्स्ट हीटेड, क्रश्ड एंड डिसॉल्व इन एसिड, ड्राइड एंड बॉन्ड एंड फ्रोजन। जल्दी बताओ आंसर। क्रश्ड करते हैं और डिसॉल्व करते हैं एसिड में, बाय ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इन एस एनालिसिस आफ्टर बर्निंग अ टिश्यू द एस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंस? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो टॉपिक पढ़ने के बाद 21 को क्वेश्चन बना दी केवल टॉपिक पे, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये सब क्वेश्चन को अच्छा से ढंग से थ्योरी पढ़ो तो क्वेश्चन सबका जवाब दियो तुम लोग, एबल हो। तो कितना आसान लगा थ्योरी, लेकिन डिटेल से पढ़ने के बाद वो कितना आसान हो गया, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा, टाइम दोगे फिर कुछ याद करके आओगे, मेहनत करोगे, अच्छा हो जाएगा, ओके। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? मेटाबॉलिज्म। वैसे पढ़ने वाले हैं मेटाबोलाइट्स, एक टॉपिक है मेटाबोलाइट्स, क्या चीज बताओ?
हाँ, लेकिन मेटाबोलाइट्स को समझने के इससे पहले मेटाबॉलिज्म समझते हैं। मेटाबॉलिज्म जिसको उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं, तुम लोग सुने होंगे मेटाबॉलिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अपना एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन ना हो तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में नहीं हो पाएंगी। जैसे खाना का पचना, खाना पचता कैसे है? एंजाइम उसको तोड़ता है तो रिएक्शन तो होता है ना वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, जितना भी, सभी को मिला करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसमें पदार्थ टूटेगा बड़ा बड़ा। जैसे डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं। अरे पाचन में क्या होता है? बड़े बड़े अणु टूटते हैं छोटे छोटे अणु में। अब तुमको पता है कि जैसे इंसान के बॉडी में, ओके, जो ग्लूकोज बनता है, एनर्जी जो बनता है, याद है? वो ग्लूकोज जब उसको इस्तेमाल करने की बात होती है तो ग्लूकोज एटीपी के फॉर्म में यूज हो जाता है, नहीं। लेकिन अगर कुछ और भी खाना हम लोग खाएं, उससे हमको जो ग्लूकोज मिला, तो वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं होता है, बल्कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिलाकर बनता है। माने कि कहीं पे तोड़ने वाला रिएक्शन होता है और कहीं पे जोड़ने वाला रिएक्शन होता है। माने कहीं पे चीजें, बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों में टूट रही होती हैं और कहीं पे छोटी छोटी चीजें मिल करके बड़ी चीज बना रही होती है। तो वो भी एक तरह का रिएक्शन है, दो तरह का। माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है और तुमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। टूटने वाला भी रिएक्शन होता है और जुड़ने वाला भी रिएक्शन होता है। सभी को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, सारा रिएक्शन, चाहे वो टूटने वाला चाहे जुड़ने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर जानते हो, एक चीज बताता हूँ, किसी चीज में लाइफ है, जीवन है, उसका ये सबूत है कि उसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम बोल रहे हो मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो वो लाइफ उसके अंदर नहीं है, वो जीवित नहीं है, बड़ा हुआ है, नॉन लिविंग है। अगर लिविंग थिंग है, अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, लिविंग है, वो जीवित है, मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। बिना मेटाबॉलिज्म कोई इंसान, कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर मतलब कि उसके अंदर होना ही होना है। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लिखा हुआ डेफिनेशन, ये आगे हम लोग मेटाबॉलिज्म पर डिटेल से पढ़ेंगे। The sum total of all chemical reaction occurring inside the body of a living organism is called metabolism. सम टोटल मतलब जितना भी तरह का रिएक्शन हो रहा है, सबको मिला करके सबको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट है, देख लो। एक पार्ट है गाइस, ध्यान दो, एक पार्ट है कैटाबॉलिज्म। क्या चीज बताओ? कैटाबॉलिज्म। इसमें बड़ी बड़ी चीजें टूटती हैं। बोले ना, रिएक्शन या तो टूटने वाली होती है, जुड़ने वाली होती है। तो बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल टूटती हैं, ओके। कैटाबॉलिज्म, जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे अंदर जो फूड है स्टोर है, अब हमको उससे एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लाइकोजन टूटेगा, टूट करके ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज से एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगा, ओके। तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, और एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, फॉर्मेशन, बनना, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कट्टा मतलब नाम याद है ना, कभी भूले ना। नहीं, कट्टा मतलब कट गया, कट गया मतलब टूट गया, ऐसा था, कभी भूलोगे नहीं। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, टूट गया। और जब ये याद रहेगा तो एनाबॉलिज्म तो याद रहेगा, ओके। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया? कैटाबॉलिज्म में टूटती हैं चीजें और एनाबॉलिज्म में बनती हैं। अब सुनो, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद रिएक्शन हुआ तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अरे रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म क्या है? रिएक्शन है ना। तो तुम जानते हो रिएक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बताओ? प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है, तो मेटाबॉलिज्म का भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा या कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, बीच में कुछ बनता है फिर बाद में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो या तो इंटरमीडिएट या मेटाबॉलिज्म का कुछ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। माने मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि एक रिएक्शन है ना मेटाबॉलिज्म, तो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा या इंटरमीडिएट बीच में जो बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबोलाइट्स। नाम क्यों रखा गया मेटाबोलाइट्स? वो मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल ही होता है। क्या होता है? जो तुम बायोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल पर क्या है ना, वही है मेटाबोलाइट्स, वही है। माने कि जो मेटाबोलाइट्स है वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स ही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के अंदर बन रहा है ना, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बन रहा है ना, तो इसलिए उसका नाम रखा गया मेटाबोलाइट्स। क्या नाम रखा गया? समझ आ गया? जो आगे देखो, मेटाबोलाइट्स या इसी को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। माने मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन इसका नाम क्यों रखा गया मेटाबोलाइट्स? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के अंदर बनना है। मेटाबॉलिज्म होगा तो उसका प्रोडक्ट होगा, तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। लिखा भी हुआ है, द प्रोडक्ट और बायोमोलिक्यूल जो फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, ओके। माने कि ये हो सकता है कि इंटरमीडिएट भी हो, बीच में कभी क्या होता है कि एक रिएक्शन मान लो ये आर है, ठीक है, आर के बाद बीच में तुमको क्यू बन गया, क्यू के बाद प्रोडक्ट बन गया, तो ये बीच में एक प्रोडक्ट बनता है ना,
ये टूट के फिर पी बन जाता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते बोलो? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच में बन जाना, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि किसी मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट या फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। समझा गया? मेटाबोलाइट्स दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है बोलो? फिर से सुना, मेटाबॉलिज्म समझा गया ना? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और उस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दो टाइप का होता है, बोलो जल्दी बोलो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल सीधे सीधे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आता है, सीधे सीधे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो डेटा सीधे सीधे याद रखना है, वो तरीके से सिखाता हूं मैं तुमको। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हमने अंतर लिख दिया। अब रिलैक्स होकर बात को एक एक करके समझो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इसका एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ये लाइफ के एसेंशियल के लिए, बहुत लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ये वाला प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मैंने मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है ये वो मेटाबोलाइट्स है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म के थ्रू बन रहा है तो उसका फंक्शन पता है, काम पता है कि उस किस लिए बन रहा है, कारण पता है, माने उसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, माने वो काम उसका पता है कि किस लिए बन रहा है, वो प्रॉपर किसी न किसी लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट समझ रहे हो मैं कब बोल रहा हूं, माने इसका नोन फंक्शन, फंक्शन नोन है, ठीक है। और ये क्यों बन रहा है उसका भी साइंटिस्ट को रीजन भी पता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता तो है, जैसे प्लांट के अंदर, ओके, प्लांट के अंदर समझ रहे हो, प्लांट के अंदर कुछ ऐसा मेटाबोलाइट्स बनता है जिनका प्लांट को कोई फायदा नहीं है, प्लांट को कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल इंसान अपने फायदे के लिए करता है। अरे समझे मैं क्या बोल रहा हूं, इंसान के शरीर में ऐसा कोई चीज बनता ही नहीं है, इंसान के शरीर में जो बनता है, जो भी चीज बनता है, जो भी मेटाबोलाइट्स है, वो सब काम का है, सब फंक्शन, कोई ना कोई चीज में बोलो उसका यूज है, उसका कंट्रीब्यूशन है। बट प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट है, कुछ एनिमल भी है, ऑर्गेनिज्म में देख लेंगे, तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो कुछ कुछ मेन मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो प्राइमरी भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिनका फंक्शन आइडेंटिफिएबल नहीं है, माने कि उसका फंक्शन पता नहीं है किस लिए बनना है, प्लांट को क्या फायदा उसको कोई पता नहीं है, माने प्लांट के लिए कोई यूजफुल ही नहीं है, लेकिन बन रहा है। जैसे गोंद, गोंद का नाम सुना, जो सुनते हो ना कि पेड़ से गोंद निकलता है, नहीं कोई पेड़ से तो गोंद चिपकने वाला गोंद बनता है, सुनो ना, रेजिन सुनो, रेजिन बोलते कि गोंद निकल रहा है उसमें से, ओके, बस चिपका सकते हो, सुनते हो नहीं सुनते हो, जो दूध टाइप का निकलता है, या तुम सुनो कोई प्लांट के ही से रबर बनता है, रबर बनता है नहीं बनता है, जो चीज से रबर बन रहा है वो चीज तो प्लांट, जो प्लांट में जो केमिकल बन रहा है वो केमिकल प्लांट के लिए फायदेमंद, माने किस कारण से प्लांट में बन रहा है, प्लांट का कोई फायदा ही नहीं उसको, बस वो बन रहा है, नेचुरल है, बन रहा है, लेकिन प्लांट को तो फायदा नहीं है, लेकिन इंसान उसका फायदा उठाता है, बस समझे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। माने अगर ये प्लांट में बने तब भी प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी प्लांट जिंदा रहेगा, क्योंकि वो लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, अरे समझे। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, वो जो लाइफ प्लांट के अंदर बन रहा है, वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन इंसानों की जिंदगी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोलॉजी के लिए, वातावरण के लिए फायदेमंद है। समझिए बात को, वही लिखा हुआ है, इट इज नॉट एसेंशियल बट मे बेनिफिशियल फॉर अस। ये लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है, यही इंपॉर्टेंट है, समझे। सो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट ये लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, और ये जो है बोलो बेनिफिशियल है, हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं, लेकिन फायदेमंद है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। माने ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ये हमारे शरीर में ग्रोथ का काम करता है, जैसे हम बच्चे थे तो धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, ग्रोथ का काम करता है, डेवलपमेंट, ओके, हर चीज बढ़ता है, वृद्धि करता है, और रिप्रोडक्शन माने कि हमारे पीढ़ी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, समझे। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सुनो, इट इज नॉट, माने ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये हेल्प करता है, बट ये हेल्प लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्टली इन दिस प्रोसेस, माने ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को हेल्प नहीं करता, बोले ना ये नहीं होगा तो लाइफ मर जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी, लाइफ खत्म हो जाएगा ऐसा है ही नहीं, लाइफ रहेगा, लाइफ सर्वाइवल रहेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा, लाइफ इसके बगैर नहीं चलेगा, ये इसके लिए बहुत, माने लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट ये लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, ओके। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स,
जितने भी सेल है, जितना भी लिविंग सेल है दुनिया में, जितना भी लिविंग सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंजाई के सेल हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया, कोई भी सेल होगा उसमें ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाया जाएगा। माने कॉमन है। अगर एग्जाम में पूछे बताओ विच कॉमन मेटाबोलाइट्स, विच आर कॉमन मेटाबोलाइट्स, माने कौन है कॉमन है जो सब में पाया जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बट ये कॉमन ही है, ये सब जगह पाया, दो लिखा हुआ, इट इज फाउंड इन स्पेसिफिक सेल, कुछ खास सेल में ही पाए जाते हैं, टिश्यू में, सेल में, टिश्यू में और ऑर्गेनिज्म में कुछ खास तौर के। ओके, जैसे मैंने बोला कुछ प्लांट है, ओके, कुछ प्लांट है जिसके अंदर बनता है, ह्यूमन के अंदर तो नहीं बनता ये प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, अरे समझे। इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये कुछ मात्रा में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ओके, एग्जांपल अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, बोले ना, न्यूक्लियोटाइड्स, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, सब बायोमोलिक्यूल्स है, बोल सकते हो। ओके, एग्जांपल इसका अल्केलॉइड्स पढ़ेंगे, अल्केलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स, रबर, रबर, रबर बोले ना, जिस पेड़ के अंदर रबर का एग्जांपल, ये रबर वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे तुम लोग सुने होगे एक पेड़ के अंदर जो है, एक पेड़ होता है, सदाबहार पेड़ है, ओके, जो ईव का पेड़ है, जिससे टैक्सोल नाम का केमिकल निकलता है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होगे, टैक्सोल नाम का केमिकल है ना, टैक्सोल, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सुने हो? अरे 10th क्लास पढ़े ना, पढ़ते हैं। जबकि पेड़ के अंदर बन रहा है, किस कारण से बन रहा है उसका कोई हमको पता नहीं है, यानी उसका फंक्शन है, उसको कोई फायदा नहीं है पेड़ को, लेकिन उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने फायदे में लगाते हैं, यानी कि दवा का इस्तेमाल करते हैं, दवा के रूप में इसको। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ओके, फायदेमंद है, लेकिन लाइफ के लिए संभव, सर्वाइवल के लिए तो बहुत जरूरी है, बट ये हमारे लिए प्लांट के लिए में बनता है, ये कुछ स्पेशल सेल में बनता है, बट उसको कोई फायदा नहीं है, हम लोग इसका फायदा उठाते हैं, ह्यूमन वेलफेयर पे इसका यूज किया जाता है, ह्यूमन वेलफेयर बने मानव कल्याण, मानव बढ़ाने, इकोलॉजिकल, ओके, सिस्टम है। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज याद रखना पड़ेगा इसको, एज इट इज, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो देख रहे हो, एक तुमको दिया हुआ पिगमेंट्स, क्या चीज, पिगमेंट्स, एग्जांपल याद ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो जितना भी बायोमोलिक्यूल तुम पढ़े ना, उधर नाम जो सुनते हो सबका सब तुम बोल दो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, बट यहाँ पे पिगमेंट क्या चीज, बताओ, पिगमेंट, पिगमेंट का एग्जांपल सुनो, कैरोटिनॉइड्स, बोलो जल्दी बोलो, जो क्लोरोप्लास्ट नाम सुने ना, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट क्या करता है, ये पिगमेंट जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है, कलर, पिगमेंट के कारण किसी चीज में कलर होता है, ठीक है, तो कलर तुम सुने ना कि लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का, ओके, पिगमेंट होता है, सुनते हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ऐसे बोलते हो, तो ये लीफ को कलर प्रोवाइड करता है, ये फ्लावर को, बोलो फ्लावर को, यानी कि फूल को कलर प्रोवाइड करता है, ओके, एंथोसाइनिन्स, ओके, तो ये पिगमेंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सीधे एग्जाम में आ जाएगा, तुमको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, इसको टेबल दीवार पे लिख करके चिपका देना, याद हो जाएगा। तो पिगमेंट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसका एग्जांपल कौन है, कैरोटिनॉइड्स, बोलो, कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन, बोलो, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जाम याद रहेगा, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया वो डिट्टो याद रखना। मैं तुम बोलोगे बताओ कैरोटिनॉइड्स क्या है, तो बोलोगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, कौन क्या चीज है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, तो बोलोगे पिगमेंट्स है, समझे, ये याद होना चाहिए। चलो अब आगे सुनो, अल्केलॉइड्स, क्या चीज बताओ, अल्केलॉइड्स का एग्जांपल, बहुत सारा अल्केलॉइड में केमिकल है, तो अल्केलॉइड में एक है मॉर्फिन, नाम सुनो मॉर्फिन, अरे सुनो, मॉर्फिन का इंजेक्शन लेकर के लोग, जिसको बहुत दर्द होता है, पेन होता है, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है दर्द को कम करने के लिए, पेन किलर है ये। जैसे जो लोग, इसे कोई एक मूवी निकला था, तो सुनी होगी, कबीर सिंह, सुनिए मूवी, इसमें कबीर सिंह जो पागल वाला मूवी था पागल करता था, तो क्या करता, पीता रहता है, उसको बहुत दर्द होता है, धोखा मिल जाता है ना, उसको शादी नहीं होता उसके गर्लफ्रेंड से, ओके, तो क्या करता है, लेता है इंजेक्शन, भोग लेता है, कई डॉक्टर खुद रहता है वो, है ना, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन ले लेता है, जब बहुत दर्द होता है ना, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ओके, मॉर्फिन का इंजेक्शन हाई पेन किलर का काम करता है, पेन किलर का, पेन को खत्म कर देता है वो, ठीक है। तो मॉर्फिन एक तरह का क्या है, पेन किलर है, पेन किलर, ठीक है, और कोडीन कफ सिरप है, कफ सिरप जो होता है ना, उसमें कोडीन पाया जाता है, कफ सिरप जो कफ में सुनते हो, ओके, तो अल्केलॉइड्स का एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन, बोलो, अल्केलॉइड्स का एग्जांपल क्या, मॉर्फिन और कोडीन, समझे, ये एग्जांपल है ना, अल्केलॉइड्स है, मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन क्या है, पेन किलर है, इंजेक्शन होता है इसका, जो बहुत ज्यादा पेन होता था उस टाइम दिया जाता है, और एक कफ सिरप में कोडीन पाया जाता है, ठीक है, कोडीन। अब एक है टर्पिनॉइड्स, क्या चीज, टर्पिनॉइड्स, इसका यानी तो बहुत आसानी से याद रहेगा, टर्पिनॉइड्स, इसमें टर्पिन आ रहा है लास्ट में, देखो, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, तो मैच कर गया ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा, पिगमेंट से याद रखना पड़ेगा, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, और अल्केलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है, और टर्पिनॉइड्स में का है मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, जो तुम कैम्फर का नाम सुनो, कपूर का नाम सुनो,
कपूर तो तुम्हारा मोनोटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स है, मतलब टर्पिनॉइड्स ही है एक तरह का, ठीक है कपूर। तो एग्जांपल ये अपने साइड से हमने लिख दिया समझाने के लिए तुमको कि किस में पाया जाता है, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। ये एग्जांपल है तुम्हारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो किसके अंदर आता है, टर्पिनॉइड्स के अंदर। किसके अंदर आता है, पिगमेंट, अल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स। क्लियर हो गया। अब है एक एसेंशियल ऑयल्स, कुछ ऑयल्स होती है जिनको जलने के बाद महक देता है, पूरे घर को महकाने के लिए जलाया जाता है, एसेंशियल ऑयल्स है, ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स, उसके अंदर आता है लेमन ग्रास ऑयल। कौन ग्रास ऑयल, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, ऑयल ऑयल तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कभी भूलोगे नहीं। ओके, लेमन ग्रास ऑयल जो है वो एसेंशियल ऑयल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है, ठीक है। स्मेल देता है, महक देता है, अच्छा खुशबूदार, ठीक है। एक होता है टॉक्सिन्स, जहरीला, टॉक्सिन नाम देते बोले, टॉक्सिक है बोलते ना, जहरीला है। तो टॉक्सिन में एब्रीन एक केमिकल है, एब्रीन, एक रिसिन, बताओ रिसिन, एब्रीन एंड, तो इसमें इन तो आ रहा है, टॉक्सिन, एब्रीन एंड रिसिन, एग्जांपल याद है, ये कभी भूलोगे नहीं, ये तो याद हो गया। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल्स, और टॉक्सिन, एब्रीन एंड रिसिन, याद हो गया। बट ये दोनों याद है, पिगमेंट में हो गया कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडिन। एक है लेक्टिन्स का चीज, कॉन्केना वैलिन ए, बोलो क्या है इसका एग्जांपल, लैक्टिन्स का एक एग्जांपल है कॉन्केना वैलिन ए। इसका इस्तेमाल किया गया था ब्लड ग्रुप की स्टडी में, माने इस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, ब्लड ग्रुप का स्टडी किया गया था ना साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसमें पहली बार इस्तेमाल किया गया था कॉन्केना वैलिन ए, ठीक है, समझे। एक है ड्रग्स, ड्रग्स जिसको औषधि बोलते हो, दवा, दवा के तौर पे भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर आता है विनब्लास्टिन, बोलो ना बोलो, विनब्लास्टिन, जो जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है। कौन प्रॉपर्टी होता है, एंटी कैंसर, माने कैंसर को ठीक करने का, इलाज करने का प्रॉपर्टी है। सोचो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट के अंदर बन रहा है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है, और वो उसके फायदे के लिए नहीं, फायदेमंद नहीं है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है। उसका हम लोग, कैंसर का इलाज नहीं था, अब बाद में इलाज भी मिल गया, नहीं समझे, कुदरत ने हमें प्रोवाइड किया। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कितना इंपॉर्टेंट है, तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है उसके अंदर, विनब्लास्टिन के अंदर। एग्जाम पूछ देगा कि किसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, विनब्लास्टिन के अंदर, जो कि क्या है, वो एक तरह का ड्रग है, औषधि है। करक्यूमिन जो हल्दी में पाया जाता है, करक्यूमा नाम सुनो, करक्यूमा हल्दी में होता है, करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, ये भी औषधि के तौर पर इस्तेमाल होता है। हल्दी का कितना इस्तेमाल होता है, हल्दी में कट उठ जाता है, कुछ हो जाता है, लोग इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, तो ये औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे रबर का चीज बताओ, रबर, ओके, गम्स, सेलुलोज जो पेपर में पाया जाता है, सेलुलोज, ये एक तरह का क्या एग्जांपल है, सेकेंडरी मैंने बोला मेटाबोलाइट्स जो होता है, मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सभी एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। बोलो पहले बोलो, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स, ओके, अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडिन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रीन एंड रिसिन, लेक्टिन्स, कॉन्केना वैलिन ए, कॉन्केना वैलिन ए, माने कि ये ग्रुप स्टडी के, ब्लड के ग्रुप स्टडी में किया गया था इसका इस्तेमाल। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, विनब्लास्टिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाया जाता है, और करक्यूमिन हल्दी में। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में कौन है, रबर, गम्स, सेलुलोज, जो कि पेपर में, सेलुलोज पेपर में पाया जाता है, ठीक है, समझाने के लिए। क्लियर हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आई थिंक समझ में आ गया। अब इसको याद करने का एक ट्रिक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, कहीं तुमको हेल्प मिल जाए। दीपिका एक हीरोइन है, पता है, बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है, वही वाली मस्तानी वाली, मस्तानी हो गई, हाँ दीवानी मस्तानी। दीपिका पादुकोण इज लेट फॉर प्रीमियर, माने वो उनके मूवी का प्रीमियर होने वाला है, देखा था ना प्रीमियर, पहली बार मूवी लगता है तो माने वो चेक करता है, प्रीमियर होता है तो प्रीमियर, तो उसके लिए ट्रिक बनाया हमने, दीपिका पादुकोण इज लेट फॉर प्रीमियर, माने दीपिका पादुकोण जो है वो अपने प्रीमियर के लिए लेट हो रही है, क्या हो रही है, तो दीपिका पादुकोण इज लेट फॉर प्रीमियर, तो उसका देखो, डी से ड्रग, पी से पिगमेंट, ई से छोड़ दो, आई यहाँ से दो, लेक्टिन्स, अल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, और पी से हो गया पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये चेक हो गया, एक दो तुमको इधर हो गया, तुमको 5 4 2 6 7 7 को टोटल आ गया, नहीं आ गया इसमें 7 आगे ना आ गया। जो कैपिटल लेटर लिखा गया उसका मीनिंग है, स्मॉल लेटर का मीनिंग, तो ये कैपिटल लेटर है, बोलो ना, अरे कैपिटल लेटर है ना डी, और ये पी, फिर एल ए टी ई और पी, जो डी से ड्रग्स हो गया, ड्रग का एग्जांपल होता, ड्रग का एग्जांपल होता, दो बताए थे, हाँ एग्जांपल होता, नहीं, विनब्लास्टिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, विनब्लास्टिन, और एक बताए थे करक्यूमिन हल्दी, ठीक है। चलो उसका था, इसका पी पिगमेंट होता, हाँ भाई, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, हाँ ठीक है, पिगमेंट किस में होता है, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स, ओके। चलो एल से लैक्टिन्स, लैक्टिन्स क्या होता था, लैक्टिन्स लिखे ना, लैक्टिन्स कॉन्केना वैलिन स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप है ना, लैक्टिन्स, हाँ। अल्केलॉइड्स भाई मॉर्फिन और कोडिन, मॉर्फिन भाई पेन किलर में, और कोडिन होगा तुम्हारा कफ सिरप में, ठीक है, ठीक है ना, देखो ना, अल्केलॉइड्स, मॉर्फिन एंड कोडिन, ठीक है। और टी से हो गया तुम्हारा टर्पिनॉइड्स,
भाई मोनोटर्पिन्स है डाइटर्पिन्स भाई, जिसमें कपूर आता है ना। हाँ, इससे हो गया एसेंशियल ऑयल, तो हाँ लेमन ग्रास ऑयल हो ही गया। और प्रीमियर पॉलीमेरिक सब्सटेंस में भाई रबर, सेलुलोज, गम्स हो गया, गम बोले गम, हाँ बस 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 क्लियर हो गया, तो याद हो गया। ये ट्रिक थोड़ा सा हेल्प करेगा तुमको करने में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, इसमें कौन प्राइमरी मेटाबोलाइट है फटाक। वाह कमाल कर दिया, क्लियर हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ, फाउंड ओनली इन एनिमल्स, नॉट एसेंशियल फॉर द लाइफ बट प्रोवाइड एडवांटेज। हाँ डी, सी आंसर होगा, नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ बट प्रोवाइड एडवांटेज। एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, रबर। यस रबर, रबर किस में आता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर यूनिक टू a species, नॉन एसेंशियल फॉर ग्रोथ, कॉमन टू ऑल सेल्स। यस कॉमन टू ऑल सेल्स, सभी सेल में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक्स, vitamins, alkaloids, glucose, हाँ glucose। Which of the following is a secondary metabolites used in cancer treatment? वाह Taxol, याद रखना है, ठीक है। Lectins are a secondary metabolites that store energy, transport energy, bind the carbohydrates, okay? अब बताओ, which of the following is a toxic secondary metabolite? Toxic कौन है? B, yes. Alkaloids include insulin, hemoglobin, morphine, हाँ। Which of the following pigments is a secondary metabolite? कौन? Chlorophyll, heme, anthocyanin और myoglobin, right? Chlorophyll, chloroplast में, yeah, anthocyanin। A characteristics feature of secondary metabolites is, बताओ, present in all organism, ये तो गलत बात है। Have a specific physiological function? No. Okay. Produced only under stress or specific condition? हाँ, कुछ खास कंडीशन में ही बनता है ये। चलो बताओ, which is a polymeric secondary metabolite? चलिए बताओ, polymeric, rubber, हाँ C। Essential oils are example of secondary metabolites, yeah, good। Which of the following has an antimicrobial secondary metabolites? ये पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन वो antimicrobial secondary metabolites है। Secondary metabolites are usually produced by all animals only, all cells equally, plants, fungi, bacteria, human liver cells। हाँ, plants, fungi, bacteria बोले थे ना। A compound used as a stimulant and found in tea, coffee is, बोलो caffeine, yes। Which of the following is not use of secondary metabolites? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या इस्तेमाल, मेडिसिन में तो होता ही है, ड्रग्स में तो होता ही है, पिगमेंट्स में होता है, डिफेंस में होता ही है, किस में होता है आंसर? फ्यूल में नहीं किया जाता, बोला कौन में नहीं किया जाता। विच ऑफ दीज बोथ टर्पिनॉइड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टर्पिनॉइड कौन है? टर्पिनॉइड, हाँ टैक्सोल होगा। विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज फाउंड इन टोबैको, हाँ निकोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गम लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट? बी, रेजिन, गम लाइक, ओके। 20 क्वेश्चन एक टॉपिक पे है, बताओ।